बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम इकोनॉमिक डिस्पैच के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे कबल हम देख चुके हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम जो होता है इसमें हम पावर्स का सलूशन निकालते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स हैं तो उनसे एमिट होने वाली पावर की सिलेक्शन इस तरह से की जाती है कि ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। हम देख चुके हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक डिस्पैच को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेथड हमने अडॉप्ट किया है इस वक्त इसको सॉल्व करने के लिए वो है इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड। इस मेथड के अंदर हमें सबसे पहला जो काम करना होगा, हमें एक लैग्रांज फंक्शन बनाना होगा। लैग्रांज फंक्शन के अंदर दो मेन पार्ट्स होंगे। उसके पहले हिस्से के अंदर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और दूसरे हिस्से के अंदर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होंगी। और जो वेरिएबल जिसके ज़रिए हम यहाँ पे अपने लैग्रांज फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास वो एज अ लैग्रांज मल्टीप्लायर आएगा। अब हमारे पास अब हम देख चुके हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ये बेसिकली एक डिसीजन क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक सेल फोन की एग्जांपल ली थी। इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो फ्यूल की टोटल कास्ट होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 जनरेटिंग यूनिट्स हैं तो टोटल कास्ट हमारे पास तीनों के जो कॉस्ट फंक्शंस होंगे उनका एडिशन होगा और इसको कलेक्टिवली हम FT भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रेंट्स होंगी वो हमारे पास इस केस में दो तरह की थी। हमारे पास जो दो कंस्ट्रेंट्स थी वो कौन कौन सी थी? एक हमारे पास इक्वालिटी कंस्ट्रेंट थी और एक हमारे पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट थी। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट एक ही होगी हमारे पास, वो ये होगी कि हमारे पास जितना भी पावर्स स्टेशन है या जनरेटिंग यूनिट्स हैं इनकी टोटल पावर ऐड होके P लोड प्लस P लॉस हो। हमारे केस में जो पहला हम स्टेप कर रहे हैं इसके अंदर हमने P लॉस को 0 अज्यूम किया हुआ है। इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स जो होंगी, जितने भी हमारे पास जनरेटिंग यूनिट्स होंगे, जैसे इस केस में हमने 3 जनरेटिंग यूनिट्स लिए हैं, तो तीनों जनरेटिंग यूनिट्स से जो पावर एमिट हो रही होगी वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के अंदर लाई करेगी। तो इसका मतलब ये है कि तीनों के लिए जो वो वैल्यू है वो उस जनरेटिंग यूनिट की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसके दरमियान में होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट हमने लिखनी है हम सिर्फ यहाँ पे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट लिखेंगे। इसका मतलब ये है यहाँ पे प्लस लेमडा, और जो ये चीज़ है इसको मज़ीद हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम P1 प्लस P2 प्लस P3 P लोड प्लस P लॉस। पहले केस के अंदर हम P लॉस को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू P लोड आ जाएगा। और अब हम क्या कर सकते हैं कि आइदर इन तीनों को हम इस साइड पे ले आएं या P लोड को हम इक्वल की साइड पे ले आएं। जो हमने लेक्चर के अंदर अडॉप्ट किया था, हमने कुछ इस तरह का मेथड अडॉप्ट किया था कि हमने P लोड को लेफ्ट साइड पे लेके आए थे और हमारे पास ये इक्वल टू 0 आ गया। इसको हम किसी एक फंक्शन की इक्वल भी पुट कर सकते हैं, तो मोस्टली बुक्स के अंदर इसके लिए फाई का सिंबल यूज़ किया जाता है। अब हमने यहाँ पे जो चीज़ पुट करनी है वो ये होगी P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस P लोड, और इसको हम ओवरऑल यहाँ पे 5 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लेमडा 5। ये जब भी हमें इकोनॉमिक डिस्पैच का प्रॉब्लम सॉल्व करना है यूजिंग इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड,
तो सबसे पहले हमें लैग्रैंज फंक्शन को डिफाइन करना है। सो इसमें अब हम देख चुके हैं कि लैग्रैंज फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट को हमने ऐड करना है। जितने भी हमारे पास जनरेटिंग यूनिट्स अवेलेबल होंगे सबकी कॉस्ट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और कंस्ट्रेंट के अंदर हम देखेंगे कि जितने भी जनरेटिंग यूनिट्स अवेलेबल हैं उनमें से जो पावर आउट हो रही होगी उनको ऐड करके माइनस पी लोड करके यहाँ पे लिखेंगे। सो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया है। दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया था, हमने इस लैग्रैंज फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू ईच पावर एंड लेम्डा, क्योंकि हमारे पास इस पूरी फंक्शन के अंदर जो है वो लेम्डा और पी की वैल्यूज अननोन है। एफ फंक्शंस हमें गिवन होंगे या जो भी जनरेटिंग यूनिट हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनका आइदर एच फंक्शन यानी हीट रेट फंक्शन या एफ फंक्शन गिवन होता है। अगर हीट रेट फंक्शन गिवन है तो उसको हम यहाँ पे एफ में कन्वर्ट करेंगे। आगे एक एग्जांपल में हम देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे की जाती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सेकंड स्टेप के अंदर हमने लैग्रैंज फंक्शन के डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच पावर और लेम्डा के रिस्पेक्ट से। सो हमारे पास जो टोटल यहाँ पे डेरिवेटिव्स होंगे, अगर हमारे पास n यूनिट्स गिवन है तो हमारे पास n+1 डेरिवेटिव्स होंगे। इस स्टेप के बाद हमने क्या करना है, हमने मिनिमा और मैक्सिमा जिस तरह निकालते हैं कि हमने डेरिवेटिव्स को इक्वल टू 0 पुट कर लेना। तो तीसरे स्टेप के अंदर हमने इन्हीं डेरिवेटिव्स को इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। जब हम इन डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस इस फॉर्म में बनेगी कि पावर के रिस्पेक्ट से जो भी डेरिवेटिव लिए गए होंगे उनके अंदर उस रिस्पेक्टिव पावर के पैरामीटर्स आ रहे होंगे, प्लस उनमें एक टर्म लेम्डा की आ रही होगी। सो जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे इन डेरिवेटिव्स को तो हम लेम्डा को एक साइड पे रख सकते हैं और बाकी जो भी टर्म्स रह जाती हैं उनको एक साइड पे रख सकते हैं। यहाँ पे इस मेथड की ये डेफिनेशन जैसे इसका नाम बता रहा है इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो ये जो अभी हमने डेरिवेटिव लिया है ये हमारे पास इंक्रीमेंटल वैल्यूज को शो करता है। सो अब हमारे पास इक्वल इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि हमने इन डेरिवेटिव्स को 0 के बराबर रखा और जो हमारे पास लेम्डा आ रहा है जो कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इन सब को हम इक्वल के पुट कर सकते हैं। सो ये स्टेप्स हम पिछले क्लास के अंदर हम देख चुके हैं। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर हम इन स्टेप्स को मज़ीद सॉल्व करेंगे और इससे आगे आने वाले जो स्टेप्स हैं उनको हम उस एग्जांपल के बाद डिफाइन करेंगे कि उनमें हमने क्या करना है। इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम का डाटा में कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर हमें 3 यूनिट्स गिवन है। यूनिट 1 कोल फायर्ड स्टीम यूनिट है, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऑयल फायर्ड स्टीम यूनिट्स हैं। इसके अलावा हर यूनिट के साथ मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम आउटपुट मेंशन है। ये पावर की वो अमाउंट है जो एक जनरेटर ना तो इससे कम बना सकता है और ना ही जनरेटर इससे ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकेगा। यहाँ पे जनरेटर से मुराद जनरेटर यूनिट है। सो इन मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम आउटपुट को देखते हुए हम इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। सो यूनिट 1 की जो पावर का आंसर आएगा इट शुड बी विद इन 150 मेगावाट एंड 600 मेगावाट। ये दो वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और इनके दरमियान में भी कोई वैल्यू हो सकती है। इसी तरह यूनिट 2 के लिए इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट इस तरह से डिफाइन होगी कि यूनिट 2 के लिए जो पावर का आंसर आएगा एट द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम वो 100 और 400 मेगावाट के दरमियान में होगी। इसी तरह यूनिट 3 के अंदर मैक्सिमम आउटपुट 200 है, मिनिमम आउटपुट 50 है।
सो इसका मतलब ये है 50 मेगावाट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम पावर के अलावा यहाँ पे हमें एच फंक्शन दिया हुआ है। जो हमने डेरिवेशन की थी उसमें हमने देखा था कि हमने डेरिवेशन कॉस्ट फंक्शन यानी एफ को लेकर की थी, लेकिन यहाँ पे हमें हीट रेट फंक्शन यानी एच गिवन है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्रॉब्लम को बिल्कुल उसके डेरिवेशन के मुताबिक करने के लिए हमें इस एच को एफ में कन्वर्ट करना होगा। सो एच को एफ में कन्वर्ट करने के लिए जो एक सिंपल सी मेथडोलॉजी हम ये करेंगे कि हम डायमेंशंस मैच करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एच है इसकी यूनिट होती है MBTU पर आर, जबकि हमें इसको एफ में कन्वर्ट करना है जिसकी यूनिट है डॉलर पर आर। तो इसका मतलब ये है कि हमें एच को किसी ऐसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए जिसकी डायमेंशंस डॉलर पर MBTU हो। क्यों? क्योंकि MBTU और MBTU कैंसिल हो जाएंगे, तो एट द एंड आप हमारी जो डायमेंशन बनेगी या यूनिट रह जाएगी वो डॉलर पर आर या जिस भी अमाउंट में आप क्रेडिट ले रहे हैं या मनी ले रहे हैं दैट करेंसी पर आर। तो इस केस में क्योंकि डॉलर हम अज्यूम करें सो डॉलर पर आर हो जाएगी। सो हमारे पास जो जनरेटिंग यूनिट्स गिवन है, हर जनरेटिंग यूनिट के रिस्पेक्ट से उन यूनिट्स की फ्यूल कॉस्ट भी गिवन है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फ्यूल कॉस्ट है वो हमारे पास डॉलर पर MBTU की फॉर्म में गिवन है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर H को फ्यूल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास F आ जाएगा। सो हमने यही करना है कि हमने हर यूनिट का जो H फंक्शन है या हीट रेट फंक्शन है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हम F को निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास बेसिक डाटा है। सो हमने देख लिया कि हमारे पास जो गिवन डाटा होगा उसमें हमें हर जनरेटिंग यूनिट्स की मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट पावर के थ्रेशोल्ड दिया होगा। इसके अलावा हमें हर जनरेटिंग यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग आइदर एच फंक्शन दिया होगा या एफ भी हो सकता है। अगर हमें एफ फंक्शन दिया हुआ है यानी कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, फिर हमें ये फ्यूल कॉस्ट में भी नहीं गिवन हो और हमें ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अभी हमने इस डाटा से इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स तो डिफाइन कर ली, लेकिन हमें अभी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स डिफाइन नहीं की। तो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट डिफाइन करने के लिए इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में हमने देखा था कि जितने भी जनरेटिंग यूनिट्स होंगे उनकी पावर को ऐड करके जो टोटल पावर बनेगी इट शुड बी इक्वल टू लोड पावर। सो P1, P2, P3 हम एवेलुएट करेंगे। यही हमारे इस प्रॉब्लम का एट द एंड पर्पज़ है कि हम इनकी वैल्यूज़ निकालें, लेकिन P लोड की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो इस केस में जो हमें इस एग्जांपल के लिए P लोड गिवन है वो हमारे पास है 850। सो ये जो है ये हमारे पास इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होगी। सो हमने देख लिया कि जो हमें डाटा गिवन होगा वो किस फॉर्म में गिवन होगा कि हमारे पास जितने भी यूनिट्स होंगे हर यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें हर यूनिट की मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट पावर गिवन होगी। इसके अलावा हर यूनिट के लिए जो हीट रेट फंक्शन है या कॉस्ट फंक्शन है वो गिवन होगा। अगर हीट रेट फंक्शन है तो हमें फ्यूल कॉस्ट भी गिवन होगी। तो फ्यूल कॉस्ट को और इस हीट रेट फंक्शन को यूज़ करके हम एफ निकाल सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि हमें जो भी लोड कनेक्टेड है उसकी जो पावर है वो भी गिवन होगी। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास जो पावर है लोड की वो है 850 मेगावाट। सो इकोनॉमिक डिस्पैच के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड हमने किसी हद तक पहले देखा है, जिसमें हमने 3 स्टेप्स देखे थे। सबसे पहला स्टेप था लैग्रैंज फंक्शन की डेफिनेशन, जिसमें हमने लैग्रैंज फंक्शन को डिफाइन किया था कि उसको किस तरह से हमने क्रिएट करना है।
दूसरे स्टेप में हमने देखा था कि लेग्रैंज फंक्शन का हमने हर पावर और लेमडा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था। इसका मतलब ये है कि जितने जनरेटिंग यूनिट्स होंगे +1 डेरिवेटिव्स होंगे। तीसरे स्टेप में हमने देखा था कि हमने उन जो डेरिवेटिव्स वाले इक्वेशंस बनेगी उनको हमने इक्वल टू 0 पुट किया था और वहाँ से हमने P1, P2, P3 और लेमडा की वैल्यू को एवेलुएट करना था। इसका मतलब है कि हम 3 स्टेप्स देख चुके हैं। यहाँ पे जो स्टेप 1 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उन स्टेप से। क्योंकि वहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि हमें जो गिवन होगा वो f फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर हमें h या हीट रेट फंक्शन गिवन है। इसका मतलब है उसको f में हम खुद कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि अभी हम देख चुके हैं कि h को f में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट रेट फंक्शन को उसकी फ्यूल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया कि हर एक यूनिट की जो हीट रेट फंक्शन है उसको उसके रिस्पेक्टिव फ्यूल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके f निकाल लिया। पहले केस के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी फ्यूल कॉस्ट है वो $1.1 पर आवर है, सॉरी $1.1 पर MBTU है, और इसको हमने इसके हीट रेट फंक्शन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास f आ गया। सिमिलरली यही चीज़ हमने यूनिट 2 और यूनिट 3 के लिए परफॉर्म की। यूनिट 2 के और यूनिट 3 क्योंकि सेम फ्यूल से चलने वाले यूनिट्स हैं, इसलिए उनकी जो फ्यूल की कॉस्ट भी है वो भी दोनों की सेम है, यानी दोनों केसेस में $1 पर MBTU है। स्टेप 2 के अंदर हम जिस तरह से हमने डेरिवेशन के अंदर डिफाइन किया था स्टेप 1, यहाँ पे वही चीज़ स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम लेग्रांज फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेग्रांज फंक्शन हमारे पास क्या था। लेग्रांज फंक्शन जो था वो बेसिकली कम्बिनेशन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन का और इक्वालिटी कंस्ट्रेंट का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पे हम डिसीजंस ले रहे होते हैं, या वो एक कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जो हमें हमारे प्रॉब्लम या हमारी सिचुएशन के मुताबिक एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे रहा होता है, या एक डिसीजन लेके हमें सॉल्यूशंस मल्टीपल सॉल्यूशन में से एक बेस्ट सॉल्यूशन पिक करने के लिए हमें ऑप्शन दे रहा होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि हम चाहते हैं कि जो भी फ्यूल कॉस्ट है टोटल वो मिनिमम हो। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे होगा वो हमारे पास टोटल फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, यानी F1, F2, F3 को ऐड करें तो जितने भी मल्टीपल हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल हैं इनके सम के, उनमें से जो मिनिमम सोल्यूशन है हम वो पिक करेंगे। इसके अलावा जो कंस्ट्रेंट है हम पहले देख चुके हैं कि हमारे पास दो तरह की कंस्ट्रेंट होंगी, एक होंगी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स और एक होंगी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे हमने सिर्फ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट मेंशन करनी है। हमारे केस में इक्वालिटी कंस्ट्रेंट क्या है कि हमारे पास जितने भी जनरेटिंग यूनिट्स हैं उन सब की पावर को ऐड किया जाए तो वो लोड पावर के इक्वल हो। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। हमने देखा था कि P1 + P2 + P3 इज इक्वल टू P लोड। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि आइदर हम इक्वेशन के इस हिस्से को इस साइड पे ले आए, या हम जो P लोड है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए। क्योंकि लेमडा का जो एट द एंड आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आता है। इस चीज़ में यानी ताकि ऑटोमेटिकली साइन लेमडा का पॉजिटिव आए एट द एंड, हम क्या करते हैं P लोड -P1 -P2 -P3। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि पिछले लेक्चर के अंदर जब हम इस चीज़ को के डेरिवेशन के स्टेप्स कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने इसको P1 + P2 + P3 - P लोड लिया था। तो ऐसी सिचुएशन में भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना कि अगर लेमडा का आखिर में आंसर नेगेटिव आ जाता है ऐसे केस में अंदर, तो आपने उसको पॉजिटिव ही अज्यूम करना है, क्योंकि लेमडा डॉलर्स की फॉर्म में आएगा और करेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन आपने ये चेक करना है कि आपने यही स्टेप किया है इसी तरह, यानी आपने अगर P1 + P2 + P3 - P लोड लिया है
तो फिर आपका लेमडा का आंसर नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर आप यही स्टेप करें जो यहाँ पे मेंशन है, जैसे पी लोड माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3 और उसके बाद लेमडा का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो फिर आपको अपना सोल्यूशन दोबारा चेक करना होगा, मे बी आपने कोई मिस्टेक की हो। सो अब हमने यही यहाँ पे क्या किया है कि हमने लेग्रेंज फंक्शन को डिफाइन किया, तो हमने देख लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और हमारी कंस्ट्रेंट क्या है। सो अब हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट डिफाइन किए उसको हम लेग्रेंज फंक्शन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लेग्रेंज फंक्शन एट द एंड आएगा वो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस लेमडा इंटू पी लोड माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3। अच्छा, इससे पहले एक स्टेप में हमने क्या किया था कि जब हमने ये चीज़ जीरो की इक्वल पुट की तो इसको ओवरऑल एक फंक्शन हमने फाई बना दिया। ये जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म है, अगर आप ये स्टेप नहीं भी कर रहे तो कोई इशू नहीं। सो अब हमने क्या किया कि हमने लेग्रेंज फंक्शन के अंदर जिन जिन चीज़ों की वैल्यूज़ हमें पता थी हमने पुट कर दी। f1 f2 f3 हमने स्टेप 1 के अंदर कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था? हमने h फंक्शन को फ्यूल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास f1 f2 और f3 आ गया था। लेमडा हमने एवेलुएट करना है। पी लोड हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है 850 मेगावाट। सो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, तो अब हमारे पास जो लेग्रेंज फंक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में बन गया है। स्टेप 3 में हम लेग्रेंज फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच पावर एंड लेमडा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास n जनरेटिंग यूनिट्स हैं तो हमारे पास जो टोटल डेरिवेटिव्स होंगे वो n+1 होंगे, यानी n जनरेटिंग यूनिट्स के मुताबिक n डेरिवेटिव्स आएंगे और एक डेरिवेटिव हमारा लेमडा के रिस्पेक्ट से भी आएगा। सो अब हमने क्या करना है, हमने हर पावर्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेना है। सो यहाँ पे सिर्फ मैं जो लेग्रेंज फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1 है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी डेरिवेटिव्स उसी लिहाज से लिए जाएंगे। सो हमारे पास जो लेग्रेंज फंक्शन है वो ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। जब हम P1 के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो पहली टर्म है यहाँ पे 561 ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है P1 के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव 0 होगा। दूसरी टर्म हमारे पास है 7.92 P1। अब इस टर्म के अंदर P1 आ रहा है और हम डेरिवेटिव P1 के लिहाज से ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट एज अ कॉमन आ जाएगा या आउटसाइड द ब्रैकेट्स आ जाएगा और डेरिवेटिव के अंदर सिर्फ P1 की टर्म आ जाएगी। सो एट द एंड जो इसका सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास आएगा 7.92। जो नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर हमारे पास P1 स्क्वायर आ रहा है और जबकि ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी एट द एंड यही आएगा। सो P1 स्क्वायर का जो है डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2P1। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 इंटू दिस कॉन्स्टेंट इंटू P1 आ जाएगा। जो नेक्स्ट तीन टर्म्स हैं ये F2 को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इस केस में आप देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स के अंदर P1 मौजूद नहीं है, इसलिए इन तीनों टर्म्स का जो P1 के लिहाज से डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं ये F3 को डिफाइन कर रही हैं, लेकिन इन तीनों टर्म्स के अंदर P1 मौजूद नहीं है, लिहाजा इन तीनों का भी डेरिवेटिव 0 होगा। जो नेक्स्ट टर्म है, क्योंकि ये ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिलहाल हम इसको एक ही टर्म बोलेंगे, लेकिन जब आप लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो फिर ये 4 डिफरेंट टर्म्स बन जाएंगी। सो इन केस अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि P1 के लिहाज से डेरिवेटिव का मतलब है कि 850 लेमडा का डेरिवेटिव 0 होगा। इसके अलावा माइनस P1 लेमडा का डेरिवेटिव लेमडा होगा। क्यों? यानी माइनस लेमडा होगा क्योंकि आपका P1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1 1 हो जाएगा और P2 लेमडा और P3 लेमडा का डेरिवेटिव भी हमारे पास 0 होगा। सो एट द एंड हमारे पास जो लेग्रेंज फंक्शन का P1 के लिहाज से डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरह से आएगा। सिमिलरली P2 और P3 के लिहाज से जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर्स कुछ इस तरह से आएंगे। जो लेमडा के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेग्रेंज फंक्शन के अंदर लेमडा सिर्फ इस टर्म के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है ये जो ऊपर 9 टर्म्स लिखी हुई हैं जो कि F1, F2 और F3 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा 0 होगा।
लेकिन जो ये टर्म है जिसका साथ एक लेमडा आ रहा है, इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये लेमडा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये जो बाकी सारी टर्म है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आएगा वो एट द एंड इक्वालिटी कंस्ट्रेंट ही आ जाएगी। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये एक चेक है कि हमेशा जब भी आप लेग्रेंज फंक्शन बनाएंगे और विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा लेमडा उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हमेशा आपके पास इक्वालिटी कंस्ट्रेंट आएगी। सो ये एक चेक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने लेग्रेंज फंक्शन सही बनाया है या गलत। और बाकी जो डेरिवेटिव्स आप ले रहे हैं इनमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हर डेरिवेटिव के अंदर उसकी रिस्पेक्टिव पावर आ रही है और लेमडा आ रहा है। हमारे पास क्योंकि जो यहाँ पे एफ और एच फंक्शन की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, एक टर्म ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ वेरिएबल की पावर 1 है, एक में वेरिएबल की पावर 2 है। तो ये फंक्शन चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के केस में हम फंक्शंस कुछ इसी फॉर्म में रखेंगे, जिससे हमारे पास जो एट द एंड रिजल्ट बनेगा उसमें हमारे पास डेरिवेटिव में एक कांस्टेंट की टर्म आएगी, एक टर्म के अंदर p1 या जो भी पावर जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो आएगी, और एक लेमडा आएगा। सो ये आपके पास 2-3 चेक हैं जिससे आप देख सकते हो कि आप सही कर रहे हैं या कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। सो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने जो भी डेरिवेटिव लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू पावर्स एंड लेमडा, इनको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। पहले भी हम रीज़न देख चुके हैं कि जो इक्वल टू 0 पुट करने का मकसद है वो हमारा है मिनिमम वैल्यू निकालना। तो जब भी हमने मिनिमम या मैक्सिमम निकालना होता है किसी चीज़ के या किसी एक्सप्रेशन का, तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव लेके उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ भी हमने यही किया कि हमने डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया। सो हमने इससे कबल देखा कि जो हमारे पास पहले 3 डेरिवेटिव जो कि पावर के रिस्पेक्ट से थे, उन तीनों के अंदर लेमडा इन्वॉल्व हो रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने तीनों इक्वेशंस के अंदर लेमडा इक्वेशन की एक साइड पे रख लिया, जबकि जो लास्ट थी डेरिवेटिव था इक्वालिटी कंस्ट्रेंट जिससे हमें मिल रही थी, इसको आप किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी आपके पास ये इक्वालिटी कंस्ट्रेंट उसी तरह रहेगी। सो अब हम देख सकते हैं कि हमने जब डेरिवेटिव्स को उठा के 0 के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास जो 3 इक्वेशंस यानी 5, 6 और 7, इनमें हमारे पास लेमडा इक्वल की एक साइड पे और बाकी टर्म्स एक साइड पे है। अब यहाँ से आगे हमने P1, P2 और P3 और लेमडा 4 वैल्यूज़ को निकालना है, और उसके बाद हमने चेक करना है कि आया जो हमारे पास आंसर आए हैं वो हमारा फाइनल सोल्यूशन है या अभी हमें इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ से आगे सोल्यूशन की मेथडोलॉजी होगी वो आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कैलकुलेटर ऐसा अवेलेबल है जहाँ पे क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन अभी बनेगी ये 4x4 की मैट्रिसेस बन सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें 4x4 की मैट्रिसेस सॉल्व हो सकती हैं, इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, हम पहले भी पिछली क्लास में देख चुके हैं कि हमने क्या किया कि हमने इन एक्सप्रेशंस को या इन इक्वेशंस को ऐसे अरेंज करना है कि सारे वेरिएबल्स इसके अंदर लिखे हों और जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो इक्वल की एक साइड पे हों, जबकि कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो दूसरी साइड पे हों। इसकी मैं एक एग्जांपल दोबारा दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम पहली इक्वेशन को लें तो हमें दिया हुआ 7.92 प्लस 0.003124 P1 और लेमडा को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इज इक्वल टू 0। सो अब अगर मुझे 4x4 ये जो भी मैट्रिक्स बनानी है, तो क्योंकि अभी मेरे पास जो अननोन्स है मैं पहले उनको डिफाइन करता हूँ कि मैंने उनको किस अरेंजमेंट में लिखना है। तो अगर मैं एक कॉलम वेक्टर बनाऊं तो मैं उनमें से सबसे पहले मुझे P1 की वैल्यू चाहिए, फिर P2 की वैल्यू चाहिए, फिर P3 की वैल्यू और फिर आखिर में लेमडा की वैल्यू चाहिए। सो अब अगर मैंने अपना कॉलम वेक्टर ऐसे बनाया, इसका मतलब है जो इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स मैं डिफाइन करूंगा वो भी कुछ इसी अरेंजमेंट में होंगे। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन होगी वो P1 की होगी, P2 इस इक्वेशन के अंदर नहीं है लेकिन हम यहाँ पे उसको लिखेंगे 0 P2 करके, P3 भी नहीं है तो 0 P3,
लेमडा को माइनस लेमडा, और ये जो कांस्टेंट है इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आए तो -7.92। सो इसी तरह हमने 4 इक्वेशंस बना लेनी है, एक P1 की बनेगी, P2 की बनेगी, P3, और एक आखिर में जो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट बनी थी उसको भी हम लिखेंगे क्योंकि उसके अंदर भी P1, P2, P3 है। लेमडा नहीं है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसी के नीचे हम P1 लिखेंगे प्लस P2 प्लस P3, और लेमडा नहीं है तो प्लस 0 लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट 850। सो अब हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी, ये P1 के लिहाज से, यहाँ पे एक P2 की इक्वेशन, P3 की इक्वेशन, और यहाँ पे एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट जो हमारे पास एट द एंड आई थी। सो जब हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम इन के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। सो यहाँ पे पूरे यानी हमारे पास ये 4x4 की मैट्रिक्स होगी, तो इस पूरे कॉलम के अंदर P1 आएगा, इस पूरे कॉलम के अंदर P2, P3 और लेमडा। यानी अगर हम इसको देखें तो ये जो 0.003124 है वो यहाँ पे प्लेस होगा, P2 0, P3 0, लेमडा की वैल्यू -1, और इसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा और कांस्टेंट्स का वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। सो हम कुछ इस तरह डिफाइन कर लेंगे, और कैलकुलेटर्स डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास तकरीबन हर मॉडल के अंदर हमें ये वाली मैट्रिक्स एक इनपुट करनी होती है और एक कांस्टेंट्स को इनपुट करना होता है। लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके पास 4x4 को सॉल्व करने की सहूलत है कि नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको किसी सॉफ्टवेयर टूल के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें मेथडोलॉजी यही रहेगी कि आपको एक मैट्रिक्स डिफाइन करनी होगी, इस तरह का एक वेक्टर डिफाइन करना होगा, जैसे कि मैट लैब है। तो मैट लैब के अंदर फिर आप क्या करेंगे, जब आप ये डिफाइन कर लेंगे उसके बाद आपने, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे अवेलेबल है, इसका मतलब अगर हमें इस मैट्रिक्स को यहाँ पे ख़त्म करना है, यानी इसी तरह के मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे, तो इन अदर वर्ड्स आपने यहाँ पे इसी, अगर हम इसको A कहते हैं तो हमें इसी A का यहाँ पे इन्वर्स भी लेना होगा। सो यहाँ पे हमारे पास एट द एंड रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो जो काम आप यहाँ पे कर रहे हैं वही इक्वल की दूसरी साइड पे भी कर रहे होंगे, यानी आप अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इन्वर्स लिया तो यहाँ पे भी इस वेक्टर की लेफ्ट साइड पे आप क्या करेंगे, इन्वर्स लेंगे। सो आपने कुछ इस तरह से करना है कि आपने एक मैट्रिक्स A डिफाइन कर लेनी है, उसका आपने इन्वर्स लेना है, और एट द एंड आपने इस वेक्टर के साथ जो कांस्टेंट्स का वेक्टर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आप बेसिक क्लासेस में जो लैब्स वगैरह हैं उनमें देख चुके हैं कि मैट लैब के ज़रिए ये चीज़ कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस चीज़ के बताने का मकसद ये है कि क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस दफ़ा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, सो इसका मतलब ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम दिया जाए उसमें सिर्फ 4x4 ही हो, उसमें मैट्रिक्स बड़ी भी हो सकती है। इसलिए आप वहाँ पे अगर आपके पास मैटलैब टूल या कैलकुलेटर है या कोई और हेल्प आपके पास अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम क्योंकि प्रॉब्लम में हमारे पास 3 जनरेटिंग यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है इस वक्त ये 4x4 का बन रहा है, तो यहाँ पे हम उसको हैंड कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे। यानी जो हमारे पास 3 जनरेटिंग यूनिट्स के या उससे कम वाले होंगे प्रॉब्लम्स, उनको हम बड़ी आसानी से हैंड कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेथडोलॉजी अब आपने देखनी है कि हम किस तरह की मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। सो हमने मेथडोलॉजी यहाँ पे ये अडॉप्ट की है कि जो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन रही हैं जिनके अंदर हमारे पास लेमडा आ रहा है, इनमें हमने 2-2 के पेयर बना लिए। पेयर कैसे बनाए कि जैसे हम फॉर एग्जांपल 5 और 6 का एक पेयर बनाते हैं। 5 और 6 का पेयर बनाने से मुराद ये है क्योंकि दोनों इक्वेशंस के अंदर एक साइड पे लेमडा आ रहा है, इसका मतलब है हम दोनों इक्वेशंस के अंदर से ये वाला पार्ट जो है ये इक्वल कर सकते हैं। सिमिलरली हमने 5 और 7 को कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ये करने का जो पर्पज़ है, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं सारी इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ P1 लिखना चाह रहा हूँ, यानी मैं
जब 5 और 6 को इक्वल रखूंगा तो एट द एंड मैं P2 का आंसर इन टर्म्स ऑफ P1 निकालूंगा। इसी तरह जब मैं 5 और 7 को इक्वल रखूंगा तो तब मैं P1 का आंसर इन टर्म्स ऑफ P3 निकाल रहूँगा। सो यहाँ पे हमने यही चीज़ की, हमने 5 और 6 को इक्वल रखा और वहाँ से हमने P2 का आंसर निकाल लिया। सो P2 का आंसर इन टर्म्स ऑफ किस में निकला है, P1। सिमिलरली जो P3 का आंसर है वो भी इन टर्म्स ऑफ P1 निकल आया। सो अब हमने देखा कि हमारे पास ये दो आंसर आ गए हैं। अब हमने जो हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारी एक चौथी इक्वेशन बनी थी जो कि एक कंस्ट्रेंट थी, अब हमने इसका यूज़ करना है। जो हमारे पास आंसर निकले उनको हम वापस इनमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमने इन्हीं से वो चीज़ें डिराइव की थी, तो अब हम उनको इनमें पुट करेंगे। तो इनमें P1 जो है, क्योंकि हमने P1 को एज इट इज़ लिया हुआ है तो यहाँ पे P1 इसी तरह रहेगा। यहाँ पे जो P2 है इसकी जगह हम वो एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमने P1 की फॉर्म में निकाली है। इसी तरह P3 में हम वो एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमने P1 की फॉर्म में निकाली है, जैसे कि यहाँ पे है। सो हमने देखा कि P2 की एक्सप्रेशन P1 की फॉर्म में ये है और इसी तरह P3 की एक्सप्रेशन P1 की फॉर्म में इस तरह से है। सो अब हमने इसको क्या किया, हमने इनको जब इसमें पुट किया सो एट द एंड हमारे पास P1 का आंसर कुछ इस तरह से आ गया, क्योंकि जब हमने इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास इस पूरी एक्सप्रेशन में जो अननोन था वो सिर्फ P1 था। तो इसका मतलब है P1 का आंसर हमारे पास 393.698 आ चुका है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, मे भी कोई डेसिमल पॉइंट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आया हो, लेकिन अल्टीमेटली आंसर कुछ इसी तरह से ही आएगा। अच्छा, P1 का जो आंसर है उसको यूज़ करके हमने जिन एक्सप्रेशंस हमने P2 और P3 की डिराइव की थी, इनमें P1 के आंसर पुट करने हैं और एट द एंड हमें P2 और P3 का आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ तक हमने स्टेप 3 कर लिया। अब हमारे पास एक अननोन और भी है और वो है लेमडा। सो लेमडा पे जाने से पहले हमने जो P1, P2 और P3 निकाला है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको चेक करना। सो यहाँ तक हमने काम पहले डेरिवेशन में भी किया है कि हमने जितने भी स्टेप्स किए थे, जैसे लैग्रेंज फंक्शन की डेफिनेशन थी, फिर उसका डेरिवेटिव था और फिर उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना था। इन सारे स्टेप्स का एट द एंड पर्पस सिर्फ ये था कि P1, P2 और P3 की वैल्यूज निकालना था और लेमडा की वैल्यू भी है। सो अब इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो अभी हमने डिफाइन नहीं किए कि उनमें हमने क्या करना है, लेकिन बहरहाल हम देख लेते हैं कि लेमडा हमने कैसे निकाला है और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। सो अब क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव्स लिए थे और फिर हमने उन इक्वेशंस को 0 के इक्वल पुट किया था, उसमें हमने देखा था कि हर जो पहले तीन ये जो डेरिवेटिव थे पावर्स के रिस्पेक्ट से, इन तीनों एक्सप्रेशंस में लेमडा आ रहा था। तो इसका क्योंकि अब हमने P1, P2 और P3 के आंसर्स निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब है हम इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करके यहाँ पे लेमडा का आंसर निकाल सकते हैं। सो चेक करने वाली बात यह है कि आप जब P1, P2 और P3 के वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो तीनों केसेस में लेमडा की वैल्यू सेम आएगी। इस चीज़ को सिर्फ प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए हमने तीनों के अंदर लेमडा की वैल्यू तीनों के अंदर पावर्स की वैल्यू पुट की और लेमडा के एट द एंड आंसर हमने निकाल लिए। अब जो लेमडा की यूनिट आ रही है, अच्छा तीनों केसेस में लेमडा आप देखें कि 9.14 ही आ रहा है। अब लेमडा की जो यूनिट आ रही है वो है डॉलर पर मेगावाट आवर। सो इससे पहले मैंने ये ज़रूर बताया था कि जो लेमडा आएगा वो डॉलर्स की फॉर्म में आएगा, लेकिन ओवरऑल उसकी जो यूनिट थी हमने नहीं देखी थी कि वो क्या आएगी। सो अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि मालूम कर सकते हैं कि लेमडा की यूनिट क्या हो सकती है। सो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमने देखा था कि जो हमारे पास लैग्रेंज फंक्शन था वो था एफ टी प्लस
लेमडा इंटू फाइव। अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हम लेमडा की यूनिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन पूरी एक्सप्रेशन के अंदर आप देखें तो क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये दो डिफरेंट टर्म्स के एडिशन से आ रहा है, इसका मतलब है जो इसकी डायमेंशन होगी और जो इसकी डायमेंशन होगी दोनों डायमेंशंस सेम होनी चाहिए ताकि एट द एंड लेग्रैंज फंक्शन की जो डायमेंशन होगी वो सेम बने। सो इसमें हमें f के बारे में पता है कि f जो है वो बेसिकली f1 f2 f3 और सो ऑन इसी तरह का कम्बिनेशन है, और f की जो यूनिट है हमारे पास वो हम देख चुके हैं, वो है डॉलर पर आवर। तो इसका मतलब ये है कि जो लेमडा इंटू फाइव की यूनिट बनेगी वो भी क्या बनेगी, डॉलर इंटू पर आवर। सो अब अगर लेमडा फाइव की ओवरऑल डायमेंशंस लेमडा डॉलर इंटू डॉलर पर आवर आनी चाहिए, जबकि जो फाइव थी फाइव के जो एक्सप्रेशन है ये कंस्ट्रेंट है। तो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे हम देख चुके हैं कि पावर पे थी कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो फाइव की यूनिट है वो है मेगावाट्स के अंदर। सो अब अगर हमने मेगावाट से डॉलर पर आवर बनाना है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास डॉलर पर मेगावाट आवर मल्टीप्लाई होगा। ये सारा समझाने का पर्पज़ ये है क्योंकि हमने लेमडा को पहले डिफाइन नहीं किया था कि लेमडा का आंसर किस फॉर्म में आएगा। सो अब आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि लेमडा का आंसर किस में आ रहा होगा, डॉलर पर मेगावाट आवर में। सो लेमडा का जो आंसर फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आंसर फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने लेमडा की ये वैल्यूज निकाली हैं। सो लेमडा की जो भी आंसर फाइनलाइज होगा वो ये बताएगा कि जो ये पावर डिस्पैच की जा रही हैं, सो उन पावर से जो भी एनर्जी बन रही है वो उसकी जो मिनिमम रेट है वो ये लेमडा डिफाइन कर रहा होगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉलर पर मेगावाट आवर का मेगावाट आवर का मतलब है यहाँ पे एनर्जी। सो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए, एक मेगावाट आवर एनर्जी जनरेट करने के लिए हमारे पास मिनिमम जो कॉस्ट आएगी वो इतनी आ सकती है। सो अब हमने जो भी स्टेप्स पहले डेरिवेशन में डिफाइन किए थे, अब हमने यहाँ पे देख लिए कि वो स्टेप्स क्या होंगे। सो उनमें हमने देखा कि हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था उस डाटा के मुताबिक हमें f फंक्शन नहीं दिया होता बल्कि h फंक्शन दिया होता। सो हमने पहले उसको किस में कन्वर्ट किया, f फंक्शन में, h को उसके फ्यूल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके। फिर वो तीन स्टेप्स जो हम पिछले लेक्चर से करते आ रहे हैं कि हमने लैग्रेंज फंक्शन डिफाइन किया, उसका डेरिवेटिव लिया और उसके इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, और ज़ीरो इक्वल टू पुट करने के बाद हमने पावर्स के आंसर निकाल लिए और साथ ही लेमडा के आंसर निकाल लिए। अब हम जो नया स्टेप करेंगे हम उसमें ये देखेंगे कि ये जो पावर्स के आंसर आए हैं क्या ये हमारे फाइनल आंसर हैं या अभी इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत है।